Students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the clinical manifestation of Guillain-Barré syndrome. Firstly हम एक तो clinical manifestation पढ़ेंगे और classification और management. First हम पढ़ेंगे classification. जो Guillain-Barré syndrome है इसको classify किया गया है on the basis of degree of peripheral nerve involvement. Guillain-Barré syndrome को क्लासिफाई किया गया है on the basis of the degree of peripheral nerve involvement. First one, that is ascending Guillain-Barré syndrome. जो ascending Guillain-Barré syndrome है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है. इसमें वीकनेस एंड नमनेस होती है लेग्स में, लेग्स, और उसके बाद ये वीकनेस और नमनेस जो है इट प्रोग्रेस अपवर्ड. उसके बाद इट इन्वॉल्व्स अपर एक्सट्रीमिटीज या तो फेस, थोरैक्स या अपर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन पहले इसमें वीकनेस होती है और नमनेस होती है इनटू द लंग्स, इनटू द लेग्स, और उसके बाद ये प्रोग्रेस होती है अपवर्ड्स. इसमें जो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. इसमें सेंसरी नर्वस भी इन्वॉल्व है, सेंसरी नर्वस भी इफेक्ट हो जाते हैं. और इसमें 50% पेशेंट जो है उनमें रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो जाती है. अगर पर्सन को असेंडिंग अगर पेशेंट्स को असेंडिंग Guillain-Barré सिंड्रोम होगा तो उनमें से 50% पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो जाती है. मीन्स 50% चांसेस है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होने की. नेक्स्ट वन टाइप जो है दैट इज मोटर एक्सॉन Guillain-Barré सिंड्रोम. इस मोटर एक्सॉन Guillain-Barré सिंड्रोम जो है ये सिमिलर है असेंडिंग Guillain-Barré सिंड्रोम से, लेकिन इसमें जो सेंसरी नर्वस है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट इज नॉट प्रेजेंट. इसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. और ये जो मोटर एक्सॉन GBS है इट इज अ माइल्डर टाइप ऑफ डिजीज. उसके बाद थर्ड वन दैट इज डिसेंडिंग GBS. जो डिसेंडिंग GBS है इसमें वीकनेस ऑफ मसल जो है उन मसल्स में वीकनेस हो जाती है जिनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय क्रेनियल नर्व्स. उन मसल्स में वीकनेस हो जाती है जिनको कंट्रोल करता है कौन? क्रेनियल नर्व जिनको कंट्रोल करता है. और इसमें जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ वीकनेस starts from upwards to downwards, means it is ascending. और इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें क्विकली रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, मीन्स इसमें रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट क्विकली हो जाता है. अगर पर्सन को डिसेंडिंग GBS होगा तो उसमें क्विकली रेस्पिरेटरी इम्पेयर्ड होगा, मीन्स इसमें डायाफ्राम इन्वॉल्व हो जाता है और जिसकी वजह से फिर इंसफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है. बाद फोर्थ वन इज दैट इज मिलर फिशर सिंड्रोम. जो मिलर फिशर सिंड्रोम है ये एक टाइप है, ये एक वेरिएंट है GBS का और इट्स अ एक रियल फॉर्म है GBS का जिसमें प्राइमरीली इन्वॉल्व हो जाती है आईज.
इसमें आइज इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं और इसमें सीवियर एटैक्सिया हो जाता है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, अगर असेंडिंग जीबीएस होगा तो उसमें मसल वीकनेस हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। स्टार्ट्स फ्रॉम इन द लोअर लिम्स एंड ascend upward. फर्स्ट सिम्टम है, इसमें वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, लेकिन वो लोअर लिम्बस से स्टार्ट होके असेंड होती है टुवर्ड्स अपवर्ड्स या अपर एक्सट्रीमिटीज, फेस और थोरैक्स में असेंड हो जाती है अपवर्ड्स की ओर। उसके बाद इसमें हाइपो रिफ्लेक्सिया होता है, इसमें हाइपो रिफ्लेक्सिया होता है और इसमें अगर डायाफ्राम मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, अगर डायाफ्राम मसल्स इसमें वीक हो जाते हैं तो उसकी जो साइन सिम्टम्स है उसमें फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें सेंसरी नर्वस अगर इन्वॉल्व है तो उसमें फिर पैरास्थीसिया हो जाता है, दैट इज इसमें टिंगलिंग सेंसेशन, pin-like sensation, muscle cramps, इसमें अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से पर्सन को एरिथमिया होगा, पर्सन को पोस्टीरियर हाइपरटेंशन होगा, इसमें ब्रेडिकार्डिया होगा, इसमें टेकिकार्डिया होगा अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। और इसमें मेनली क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें ब्लेडर जो है, इसमें ब्लेडर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जीबीएस में ब्लेडर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और पर्सन में जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी इफेक्ट नहीं होता है इन द जीबीएस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। सेकेंड वन जो हम इनिशियल टेस्ट करते हैं, इनिशियल टेस्ट के लिए हम जो इनिशियल टेस्ट जीबीएस के लिए करते हैं दैट इज सीएसएफ एग्जामिनेशन। इसमें हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम सीएसएफ सैंपल लेते हैं तो उसमें हमें साइटो एल्ब्यूमिन डिसोसिएशन मिलता है, दैट मीन्स इसमें एक्सेसिव सीएसएफ होता है और एक्सेसिव सीएसएफ में प्रोटीन जो है वो प्रोटीन एक्सेस होते हैं, इंक्रीज होते हैं मोर देन 55 mg/, और इसमें जो सेल काउंट होता है, सेल काउंट इसका डिक्रीज्ड होता है, इसमें लेस देन 50 ml सेल काउंट होता है। मीन्स सीएसएफ एग्जामिनेशन में एक तो इसमें सीएसएफ ज्यादा होता है और उसमें प्रोटीन लेवल भी ज्यादा होती है और उसमें सेल काउंट जो है वो कम होता है, उससे हमें डायग्नोस होता है गुलेनबर्ग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन जिससे हमें ये इनिशियल टेस्ट हम करते हैं, नेक्स्ट वन जो जिससे हमें कंफर्मिटी मिलती है कि पर्सन को गुलेनबर्ग सिंड्रोम है, तो उसके लिए हम टेस्ट जो करते हैं दैट इज न्यूरो कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। ये न्यूरो कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट हम स्पेशली करते हैं फॉर मोटर नर्वस। फोर्थ वन
इसमें डायाफ्राम इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए हम इसमें लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, दैट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और फिफ्थ वन, इसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, मीन्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए हम ईसीजी करते हैं। और नेक्स्ट वन इसमें हम करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी, दैट इज इसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स देखते हैं। दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिससे हमें पता चलता है कि पर्सन को गुलेनबर्ग सिंड्रोम है। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम इसमें पर्सन को पहले फिजियोथेरेपी करते हैं। फिजियोथेरेपी जो है दैट इज मैंडेटरी। फिजियोथेरेपी हम इसलिए करते हैं क्योंकि पर्सन को ना तो मसल टोन होता है, ना तो रिफ्लेक्सेस होते हैं, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांस अगर बेड रिडन पेशेंट होगा तो उसके लिए हम फिजियोथेरेपी, पेशेंट को फिजियोथेरेपी करते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें हम देते हैं आईवी देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, उसमें के लिए हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। या इसमें हम क्या करते हैं दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस में हम क्या करते हैं, हम हार्मफुल एंटीबॉडीज को रिमूव करते हैं फ्रॉम द पर्सन्स ब्लड एंड न्यू एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वन इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। खाली स्टेरॉइड जो है वो इसमें काम नहीं करता है, बल्कि हम इसमें स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं फॉर इन्फ्लेमेशन। और उसके बाद इसमें हम, क्योंकि इसमें पेन, मसल पेन होती है, पेन को मैनेज करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ गुलेनबर्ग सिंड्रोम। और एक इसमें हम करते हैं, अगर पर्सन को रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होगी या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा तो उसके लिए हम पर्सन को मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। पर्सन को हम मैकेनिकली वेंटिलेट करते हैं क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज इसमें प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस जो है अराउंड 60% इसमें रिकवरी जो है वो फुली होती है। 60% जो है इसमें, अगर पर्सन गुलेनबर्ग सिंड्रोम 60% चांसेस है फुली रिकवर होने में, और उसमें जो टाइम लगता है रिकवर होने के लिए दैट इज 6 months to 1 year। और इसमें क्या होता है, इसमें रीमाइलिनेशन हो जाती है, क्योंकि इसमें डीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन शीथ हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग रिकवरी इसमें रीमाइलिनेशन ऑफ माइलिन होता है, और जो ये डैमेज्ड नर्वस होती है उनको रीमाइलिनेशन हो जाते हैं और वो फुली रिकवर हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज 10 to 15% केसेस जो है तो इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी हो जाती है। 10 to 15% केसेस में इनकम्प्लीट रिकवरी हो जाती है। और नेक्स्ट वन 5% इसमें जो दैट इज इसमें मोर्टेलिटी होती है। 5% केसेस जो है उसमें मोर्टेलिटी हो जाती है, और मोर्टेलिटी किसकी वजह से होती है, उसका काज क्या होता है दैट इज रेस्पिरेटरी फेलियर, उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट इसमें 5% है। या अगर पर्सन को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होगी, मीन्स अगर हार्ट वगैरह इन्वॉल्व होगा इसमें, तो उसकी वजह से मोर्टेलिटी 5% मोर्टेलिटी हो सकती है। दिस इज द प्रोग्नोसिस ऑफ द गुलेनबर्ग सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशन जो इसकी है दैट इज, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है दैट इज रेस्पिरेटरी फेलियर। दिस इज ऑल अबाउट द गुलेनबर्ग सिंड्रोम। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।